तो मैं अब आज का जो चैप्टर शुरू कर रही हूँ दैट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन वर्ड आते ही मुझे दिमाग में सबसे पहले एक बात आती है, कुछ लिक्विड, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि पानी में चीनी घोल दी या एसिड में दूसरा एसिड की सॉल्यूशन डाल दी, नहीं। सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक है, किन्हीं भी दो चीज़ों का, तीन चीज़ों का, 10 चीज़ों का होमोजीनियस मिक्सचर। If we have homogeneous mixture of any 2 or 3 or 4 articles, we'll say it is a solution. Heterogeneous है तो उसको solution नहीं बोलते, राइट? उसमें दो फेज मेरे को अनएडेड आई को दिख रहे हैं अलग से, तो वो सोल्यूशन नहीं कहलाता। यानी अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई भी चीज सोल्यूशन है, उसका मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज अ सोल्यूशन, उसका एक ही मतलब होगा, इसका ये कॉर्नर जो कॉम्पोजिशन रखे हुए है, ये कॉर्नर भी सेम कॉम्पोजिशन रखे हुए होगा। लेकिन अगर कोई चीज मिक्सचर है, सॉल्यूशन नहीं है, तो किसी कोने में डेंसिटी कुछ होगी, किसी कोने में डेंसिटी कुछ होगी। सॉल्यूशन मतलब एक जैसा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब होमोजीनियस मिक्सचर है यानी कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आई। ये 8th या 9th क्लास का सिलेबस है, इसलिए जस्ट क्विकली निकाल रही हूं आंखों के आगे से। पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन, कंपोनेंट्स आर नॉन रिएक्टिव। दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो उसको मैं सॉल्यूशन नहीं कह सकती। इस पे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आपसे गलत होंगे वो आज लेके आई हूं। यही एक एरिया है जहां आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है, बाकी तो पढ़ा हुआ है। चलिए, जनरली अक्सर हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन दो चीजों, आपका सिलेबस है बाइनरी सॉल्यूशन, राइट? आपका पूरा सिलेबस बाइनरी है, दो ही चीजें हैं, तीसरी नहीं आएगी। तो मैं जो भी चीज बोलूंगी मैं बाइनरी को ध्यान में रखते हुए बोलूंगी। सो आपके लिए यूजुअली क्या माना जाता है, जो चीज मेजर कंपोनेंट है, बड़ा है, ज्यादा है, बड़ा मतलब मात्रा में बड़ा है, अमाउंट में बहुत ज्यादा है, उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। और जो चीज कम है उसको बोला जाता है सोल्यूट। लेकिन इसको कोई रूल नहीं मान लेना, ये एक ऐसे ही एक धारणा कह लो, एक कंसेप्शन चला हुआ है। पर अगर मैं कहूं सिल्वर इन गोल्ड, अपने आप से बोल रही हूं, इस गोल्ड के सैंपल में इतनी सिल्वर, और मान लीजिए वो सिल्वर ज्यादा है, राइट? तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सिल्वर ज्यादा है तो सॉल्वेंट यही होगी, नहीं। सिल्वर इन गोल्ड का मतलब क्या है? गोल्ड इज सॉल्वेंट, उसके अंदर सिल्वर मिलाया गया है, सिल्वर ज्यादा है, इट्स ओके। तो जरूरी नहीं है ज्यादा वाले को आप हमेशा सॉल्वेंट माने, राइट? जनरली यही होता है। लेकिन कहीं मैंने दे रखा है दिस इज डिसॉल्व्ड इनटू दिस, जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेंट्रेशन और दी, टिपिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन की बात करूं मैंने कहा एक एसिड की एक्वस सोल्यूशन है 98% H2SO4 सोल्यूशन। जब मैं सोल्यूशन बोल रही हूं तो दो चीजें, एक चीज का नाम मैंने दे दिया H2SO4, तो दूसरी चीज क्या होगी बाय डिफॉल्ट? यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर। जबकि वो कितना है, कम वाले को भी तो सॉल्वेंट बोल सकते हैं, यस। जब मैंने बोला है कि ये कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन देने का तरीका है कि जो एसिड आपके सामने पड़ा है 98% है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन देने का तरीका है। कितना H2SO4 है? कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सोल्यूट की दी जाती है, कभी सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी जा रही है तो कुछ ट्रिक है, कुछ ट्रैप है, कुछ तो है जो आप मिस कर रहे हैं। हमेशा कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की दी जाएगी। तो अगर मेरे को 98% H2SO4 बोल रखा और उस पर मैं बोलूं नहीं H2SO4 तो मेरे को सॉल्वेंट लेना है, नॉट अलाउड एट ऑल। H2SO4 सॉल्वेंट कैसे हो सकता है? क्यों? हम तो बोलेंगे जी है 98% है, ज्यादा है, नहीं। अगर क्वेश्चन में बता रखा है कौन सॉल्वेंट कौन सोल्यूट, डोंट चेंज। और अगर नहीं बता रखा तब शायद आपको ये लगाना पड़े, जो ज्यादा है अक्सर वो सॉल्वेंट होगा, जो कम है वो सोल्यूट होगा। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट को लेके अब हम बहुत बातचीत करेंगे। सबसे पहले कितने टाइप्स की सॉल्यूशन होती हैं? मेजरली 3 टाइप्स की होती है। सॉलिड सॉल्यूशंस, ये सारा आपकी बुक्स में छाप रखा है, सब चीज मैं वहां से उठा के लाई हूं, राइट? एनसीईआरटी में भी है, बुकलेट में भी है, हर जगह आपको मिलेगा, क्रैम करना है कुछ तो। सॉलिड सॉल्यूशंस क्या हैं? ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन का नाम सॉल्वेंट के नाम पे रखा गया है। हर वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट इज सॉलिड, उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। अब आपके सामने मैंने यहां पर
सॉल्वेंट लिखे हैं इस साइड सोल्यूट। आप अपने चारों तरफ से कोई ऐसी सॉल्यूशन रिपोर्ट कर सकते हो, मैं पूछ नहीं रही, मैं बता रही हूं, जिसमें सॉलिड में सॉलिड ही डिजॉल्व है। ये सोल्यूट है बच्चों, सोल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, जनरली हम ऐसे बोलते हैं। तो सॉलिड इज डिजॉल्व इन सॉलिड, ऐसे सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल आपके चारों तरफ है। जैसे आप गोल्ड की ज्वेलरी देखते हैं, राइट, गोल्ड का कोई भी आर्टिकल देखते हैं, उसमें क्या होता है, गोल्ड प्योर 24 कैरेट तो हम मिलिएबल, उस वो ब्रिटल है, वो तो हम डिजायर्ड शेप में डाल ही नहीं सकते, उसमें अक्सर कॉपर सिल्वर मिलाए जाते हैं। अच्छा, ब्रास देखते हैं, राइट, ब्रोंज, ये सारे के सारे एलॉयज हैं। दो मेटल्स को यूनिफॉर्मली होमोजीनियसली अगर आप मिक्स कर दो तो वो एक सॉल्यूशन बनेगा। सो व्हाट, बोथ आर सॉलिड। सॉल्यूशन की डेफिनेशन में कहीं लिक्विड वर्ड नहीं आया, ये हम सोच लेते हैं। तो सॉलिड इन सॉलिड इज एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन लाइक एलॉयज, सॉलिड के अंदर सॉलिड, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर बात करूं लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड, एक सॉलिड हो जिसके बीच बीच में लिक्विड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, होमोजीनियसली, ऐसा नहीं कहीं ज्यादा वाटर है कहीं कम वाटर, नहीं, उसका एग्जाम्पल क्या है। और आप बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देख भी चुके हैं, धीरे धीरे आपके उसमें आएंगे नॉलेज में। ये जितने भी डॉट वाले कंपाउंड होते हैं, रस्ट में भी होता है Fe2O3 डॉट XH2O, कॉपर सल्फेट में भी होता है डॉट 5H2O, अभी P ब्लॉक पूरा पढ़ेंगे हम, D एंड F ब्लॉक पढ़ेंगे, S ब्लॉक उसमें भी आएगा BeCl2 डॉट 2H2O। ये वाटर क्या है, दिस वाटर इज यूनिफॉर्मली डिजॉल्व्ड इन द क्रिस्टल, होमोजीनियसली डिजॉल्व्ड इन द क्रिस्टल, यानी सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को भी मैं सॉल्यूशन वर्ड बोल सकती हूँ। दे आर सॉल्यूशन ऑफ टू, एक है आपका कॉपर सल्फेट और एक है आपका वाटर। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल, गैस का सॉलिड में होना, ये भी बड़ा मुश्किल है, डे टू डे लाइफ में नहीं देख सकते आप ये सारे एग्जाम्पल। तो डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल ढूंढना भी मत, एक आधा मैं ढूंढवाऊंगी, अभी वो क्या होता है वो भी बताऊंगी। गैस इन सॉलिड, लैग कर रहा है बहुत। क्या लैग कर रहा है मैम? आप बहुत ज्यादा कट कट के एक सेकेंड दीपा मैम, एक बार आद्या के साथ, सॉरी अदा के साथ शायद क्रॉस चेक करो, ये लैग कर रहा है, क्या लैग कर रहा है, किसी बच्चे से कॉल करके पूछो, ठीक है। और नहीं, इंटरनेट चेंज करोगे मेरी क्लास डिस्कनेक्ट होएगी बीच में। पहले एक बार देखो तो सही, एक ही को प्रॉब्लम है कि सबको है जी। अब मेरे पास यहां पे था गैस इन सॉलिड, तो उसका एग्जांपल देखिए, ये आपने बहुत जगह यूज किया है चैप्टर हाइड्रोकार्बन में। इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, प्लेटिनम पैलेडियम निकल के अंदर H2, तब भी मैंने हल्का सा आइडिया दिया था बट बहुत स्ट्रांग नहीं दिया था कि ऐसा नहीं होता, यहां से मैं H2 लाई, यहां मैं प्लेटिनम लाई, दोनों को मिलाया और मैंने एल्काइन सामने रखा और वो एल्केन में बन गया, ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन गैस और प्लेटिनम को अलग अलग नहीं लाते, हाइड्रोजन गैस को स्टोर ही पैलेडियम में किया जाता है, पैलेडियम प्लेटिनम निकल। क्यों, कैसे, वो आपको एक थोड़ा सा बताती हूँ। ये दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपके कंपटीशन में काफी काम आती है। ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल बनाया मैंने सॉलिड का, राइट, ये पूरा का पूरा एक सॉलिड क्रिस्टल है, या नीचे वाला देख लेते हैं, बेटर वो होगा। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, इसको अभी आप ड्रॉ मत करना, इसको मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए इस डायग्राम को यूज कर रही हूँ। जब भी मैं पैलेडियम प्लैटिनम निकल का प्योर का क्रिस्टल लेती हूँ तो उसमें एटम्स, आयंस या जो भी कहिए वो पैक्ड है। अच्छा, हम सारे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स को रफली एक आइडिया लेते हैं, दे आर स्फेरिकल। तो स्फेरिकल एटम्स जब पैक होंगे तो बीच बीच में जगह तो छूटेगी, जिसको वॉइड्स कहते हैं। तो प्लैटिनम, पैलेडियम, ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक मेटल्स की खास बात है, उनके बीच में कर लो, उनके बीच में छोटे छोटे होल्स बचे हुए होते हैं। तो मैनकाइंड ने उन होल्स को भी नहीं छोड़ा, क्या किया, उसके अंदर हाइड्रोजन भरनी शुरू कर दी। तो प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल मेरे लिए हाइड्रोजन स्टोर करने का जरिया भी बन गया। तो ये जो प्लैटिनम पैलेडियम के अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी होती है, और वो हाइड्रोजन गैस जैसे ही एल्कीन के कांटेक्ट में आती है, इट रिएक्ट एंड गिव यू एल्केन या एल्काइन को रिड्यूस कर देती है। बच्चों अब बताना अगर अभी दिक्कत है तो, और कैमरा ऑन कर लो बच्चों, मुझे उससे भी कई बार पता चल जाता है कि इशू है क्या इंटरनेट में, ठीक है। जो भी है आप एक बार दीपा मैम को मैसेज कर दो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम स्टिल।
तो दीपा थोड़ा टच में रहो बच्चों के साथ, ठीक है जी। सो यानी कि गैस इन सॉलिड, एग्जाम्पल इज H2 इन प्लेटिनम निकल पैलेडियम। गैसेस का सॉलिड्स के अंदर घुस के रहना, ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्लूजन। गैसेस आर ऑक्लूडेड इनटू सॉलिड्स एंड यूनिफॉर्मली। जब होमोजीनियसली ऑक्लूजन हो गया तो मैं उसको क्या नाम दे सकती हूँ? मैं नाम दे सकती हूँ, तो सोल्यूशन ही बन गई। yes. उस नॉलेज के लिए आपको मैं दिखाऊं, ये जो मैंने एलॉयज बोले वो ये हैं। एलॉयज मैंने अब ये देखा कि कुछ 2-3 खास चीज़ों के ही एलॉय बन रहे हैं। कभी नहीं देख रही मैं एस ब्लॉक के एलॉयज। कुछ 9th-10th में सुना होगा, कुछ अब आने वाले चैप्टर्स में सुनेंगे आप। ब्रास का, ब्रोंज का, इनमें सब में डी ब्लॉक है। आज तक नहीं मैंने सुना कि कोई ऐसा आयरन से हम स्टील बनाते हैं बीच में कुछ कुछ डाल के, मतलब ऐसे बहुत से एलॉयज आपको मिलेंगे लाइन से भी। मैं सारे नाम भी नहीं ले सकती क्योंकि आपको पता नहीं है, वो डी एंड एफ ब्लॉक में लूंगी। जितने भी एलॉयज हैं 99% एलॉयज मेरे को डी एंड एफ ब्लॉक में मिलते हैं। मेरे को एस ब्लॉक से क्यों नहीं मिलते? वहां भी तो मेटल है। पी ब्लॉक से टिन और लेड, वो भी मेटल है। ऐसे ही रुबीडियम, सीजियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, ये भी तो मेटल्स हैं। दे डोंट फॉर्म एलॉयज, ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज। उसका रीजन अब आपके सामने। वाई एलॉयज के लिए मैं आंसरेबल हूं क्योंकि चैप्टर सोल्यूशन है। एक्चुअली एलॉयज ऐसे बनते हैं, ये एक होस्ट मेटल है जैसे कि जिंक, ये एक होस्ट मेटल है, या कॉपर कोई भी एक ले लूं मैं, जिंक। उस होस्ट मेटल के अंदर थोड़े थोड़ी जगहों पर जिंक को रिप्लेस करके कौन बैठ गया? कॉपर। और वो क्रिस्टल जो पहले अकेले जिंक का था, वैसे ये एलॉय है कॉपर का। तो पूरे उसमें जहां जहां कॉपर था उसमें कुछ कुछ जगहों पर जिंक ने आके रिप्लेस कर दिया। कॉपर को किसने रिप्लेस कर दिया? जिंक ने, होमोजीनियसली। हर तीसरा पोजीशन या हर 10वीं पोजीशन या हर 15वीं पोजीशन एक तरीके से रिप्लेस कर दिया। जब वो एक होमोजीनियसली रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? एलॉय। और दोनों मेटल्स की खूबी आ गई। एलॉय क्यों यूज करती हूँ? मुझे 2 मेटल्स की प्रॉपर्टीज एक में ही चाहिए होती है, बेसिक तो जरूरत यही पड़ती है। क्यों मैंने इसको सोल्यूशन बोला वो बता दिया। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कोई और एलॉय नहीं बना पाया, सिर्फ डी एंड एफ वाले बना पाए? क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मेटल्स में साइज का डिफरेंस इतना ज्यादा था, एक मेटल दूसरे होस्ट मेटल की जगह पर ऑक्यूपाई नहीं कर पाता था जगह, या तो बहुत बड़ा था या बहुत छोटा। जब आप ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा इनके साइजेस तो आसपास ही हैं सबके। तो इसीलिए एलॉयज सिर्फ मेरे को ट्रांजिशन में मिले। बट एलॉयज आर व्हाट? एलॉयज आर सॉलिड सॉल्यूशंस। उन 2 मेटल्स के बीच एलॉय पॉसिबल है जिनके साइजेस बहुत हद तक सेम हो, ताकि एक दूसरे की जगह अदला बदली हो सके। लेकिन एक एलॉय बहुत, और इसी चैप्टर में मिलेगा आपको, ये भी एक सॉलिड सॉल्यूशन है, एलॉय है W, टंगस्टन है। ये भी डी ब्लॉक, लेकिन W इज सिंबलाइज्ड फॉर टंगस्टन। टंगस्टन के साथ कौन लगा है? कार्बन। ये कौन से 2 मेटल्स हैं जो तुम इसको एलॉय बोल दोगे? है ये भी सॉलिड सॉल्यूशन। कार्बन भी सॉलिड और टंगस्टन भी सॉलिड, बट ये एलॉय नहीं है लेकिन है तो सॉलिड सॉल्यूशन। तो टंगस्टन कार्बाइड में क्या हुआ? अब आप समझ रहे हैं पिंक डॉट किस चीज के? छोटा सा कार्बन बहुत बड़े होस्ट मेटल टंगस्टन के छोटे छोटे होल्स में भर गया। उससे क्या फायदा हुआ? टंगस्टन बहुत स्ट्रांग हो गया। स्टील क्या है? आयरन में कार्बन का मिक्सचर। मैं क्यों स्टील बनाती हूं आयरन से? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और बढ़ाने के लिए, उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए। तो आयरन के क्रिस्टल में जो छोटे छोटे होल्स हैं उसके अंदर कौन डाल दिया मैंने? कार्बन। तो सिमिलरली टंगस्टन के छोटे छोटे होल्स में यूनिवर्सली एकदम होमोजीनियसली कौन डल गया? कार्बन। तो ये भी एक सॉलिड सॉल्यूशन है। यस। तो आई होप सॉलिड सॉल्यूशन आपको क्लियर होगी कि वो भी कौन सी सॉलिड? सॉलिड डिसॉल्व्स इन सॉलिड। तो ये हुआ पहली कैटेगरी सॉल्यूशन की पूरी। अब आती है दूसरी कैटेगरी, ये आपकी मोस्ट फेवरेट लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसमें सॉल्वेंट इज लिक्विड जबकि सोल्यूट इज एनीथिंग। ओके, ये उधर भूवी के साथ बैठना है इसको। अच्छा, अभी तो यहाँ पे तो गैप आ गया इसका ना, आज के लिए वहाँ बैठना पड़ेगा। सेम टॉपिक है, वो 2:40 पे शुरू होती है, 2:30 पे, उसके बाद आ जाए चाहे, कोई दिक्कत नहीं। सो लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, 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 गैस, ये समझो आप।
क्या समझना है जी? सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, दिन रात ये एग्जांपल्स करा रखी है. लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, दिस वेरी टिपिकल एग्जांपल. गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स. अगली क्लास में इसको बहुत ज्यादा यूज करना है मैंने. गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, ठीक है, चाहे वो एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चाहे वो और छोटी छोटी चीज़ें स्कूबा डाइवर्स हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, चाहे और छोटे छोटे जो आपके डे टू डे लाइफ में एक्वेरियम्स हैं, इन सब चीज़ों को लेके आपको यही सॉल्यूशंस दिखाए जाएंगे. सो ये तो जाना माना था, ये कोई ऐसा नया नहीं था जो मैं सोचूं आपको दिक्कत आए. इसके बाद कौन सी कैटेगरी आनी चाहिए? गैशियस सॉल्यूशन. तो कुछ लोग नोट करने में लगे हुए हैं, जो नहीं भी नोट करने में लगे हुए ज़रा देखना गैशियस सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा है, आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके लिए कुछ नया होगा. गैस डिजॉल्व्ड इन सॉलिड, सॉरी, सॉलिड डिजॉल्व्ड इन गैस, लिक्विड डिजॉल्व्ड इन गैस, गैस डिजॉल्व्ड इन गैस. कैन यू सी द एग्जांपल? गैस डिजॉल्व्ड इन गैस का तो बेस्ट एग्जांपल है एयर. जब आप मेरे को सॉल्यूशन टॉपिक पढ़ा रहे हो तो आपके पास बड़े बड़े लॉज आने हैं अगली क्लास से, चाहे हेनरी लॉ हो, राउल्ट्स लॉ हो, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डेविएशंस, क्या नहीं आना इसके अंदर जो तुमने कभी सोचा नहीं, सुना नहीं, जिसका एक शब्द नहीं तुमको पहले पता. उस वक्त मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगी सॉल्युबिलिटी के बारे में सारे फंडे क्लियर होने चाहिए. नहीं है क्लियर. आज पहली और आखिरी बार सॉल्युबिलिटी के बारे में बात हो रही है, आज से पहले कभी नहीं हुई. व्हाट डू आई मीन बाय सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का मतलब है कोई सोल्यूट. मैंने एक फिक्स सॉल्वेंट के 5 बीकर रख लिए, 5 बीकर है, पांचों बीकर के अंदर मैंने नपा तुला सेम अमाउंट ऑफ वाटर रख डाला. सेम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर मैं थोड़ा सा शुगर डालती हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट दूसरे में, तीसरे में मैं फिर कोई कॉपर सल्फेट उठा के ले आई, एक में NaCl डाला, एक में कॉपर सल्फेट डाला, एक में AgCl डाला. ऐसे हर एक में अलग अलग चीज़ मैंने डाल के देखी. मुझे पता है शुगर बिना स्टेयर के डिजॉल्व हो जाएगी. ठंडा पानी हो तो बात अलग है, थोड़ी देर बाद शुगर, सॉल्ट जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में नमक बोलते हैं, वो तो ठंडे में एटलीस्ट डिजॉल्व हो जाएगा. शायद शुगर में मेरे को जल्दी सॉल्युबिलिटी चाहिए हो तो मेरे को हो सकता है थोड़ा सा स्टेयर करना पड़े. कॉपर सल्फेट में हिलाना भी नहीं पड़ेगा, कॉपर सल्फेट भी डालते ही सॉल्युबल हो जाएगा. लेकिन AgCl में डाल लूँ मैं, कुछ ही कर लूँ, कितना ही उसको शेक कर लूँ, AgCl इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, वो सारा का सारा प्रेसिपिटेट बना दिखेगा. तो सॉल्युबिलिटी का फर्क तो है. तो मैं बोलूँगी AgCl की सॉल्युबिलिटी सबसे पुअर, लेकिन सबसे ज़्यादा में पता नहीं सॉल्ट है कि शुगर है, तो हम ठंडा पानी है तो जी ये सब करना पड़ेगा. वेरी नॉन प्रोफेशनल वे, वेरी नॉन सिस्टमैटिक वे. दो चीज़ें जो सॉल्युबल है उनमें कैसे कंपेयर करूंगी, कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल है, कौन सा कम सॉल्युबल है, समस्या वहाँ है. तो सॉल्युबिलिटी कंपेयर करने के लिए सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना पड़ेगा. सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कैसे किया गया? 100 ग्राम सॉल्वेंट चूज करिए, ये शर्त है. आप ये भूलोगे, आप 1000 ग्राम ले बैठोगे, 1 किलो ले बैठोगे, और यही इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपको समस्या देंगे. पर 100 ग्राम पूछा था कि पर 1000 ग्राम. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो अंडरस्टूड है सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम होती है. ऐसा ही नहीं बोल रही, स्टैंडर्ड बोल रही हूं, ये चला हुआ है. सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन में ही पर 100 ग्राम आ चुका है, आपको बताया नहीं जाएगा शायद. तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर किसी सोल्यूट का मैक्सिमम कितना अमाउंट, कितने ग्राम डिसॉल्व हो सकता है? अक्षत यही है. नींद आ रही है तो आप 1-2 बार उठ बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट यू टू फील इन दैट जोन कि भाई सुस्ता गए हम. सो पर 100 ग्राम के अंदर कितना सोल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम, दैट इज सॉल्युबिलिटी. ये होगी सॉल्युबिलिटी. अच्छा, मैं मैक्सिमम डिसॉल्व कर दूं तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मेरे को और डिसॉल्व करना हो तो क्या करते हैं? बस अब अगला यही है, टेम्परेचर. नाउ वी आर गोइंग टू बी लिटिल केयरफुल विद टेम्परेचर. यानी कोई चीज सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है, ये पहले 2-3 दिन इस पे लगेंगे, मतलब आज का दिन और अगला दिन. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी. पहले तो सोल्यूट क्या है वो डिसाइड करने वाला है, सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा कि नहीं. दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. मान लीजिए सॉल्वेंट वाटर की जगह कुछ और ले लिया तो सॉल्युबिलिटी के तो बिल्कुल ही परखच्चे उड़ जाने, कुछ और ही मिलने वाली है. तीसरा, टेम्परेचर, जो शायद मैं आज पूरा ना ले पाऊं, मतलब जितना ले सकूंगी लूंगी, लेकिन अगली क्लास में ये जा सकता है. ठीक है,
चौथा प्रेशर, ये तो शर्तिया अगली क्लास में जाएगा, हेनरीज लॉ। ये तो आज लेने का इरादा भी खास नहीं है, थ्योरी ले लूँ न्यूमेरिकल नहीं। ये चार चीजें मोटे तौर पे डिसाइड करती हैं सॉल्युबिलिटी होगी नहीं होगी, कम होगी ज्यादा होगी, एटसेट्रा। तो सॉल्युबिलिटी डिसाइड करने के ये चार फैक्टर्स हैं। अब ये जो मैंने चार ब्रॉड क्लासेस बनाई, ये आपका पूरा पूरा टॉपिक है, पूरी डीपीपी है। आज डीपीपी नहीं दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि अभी क्वेश्चन लायक नहीं हो पाएंगे हम आज। अगली क्लास में बड़ी सी डीपीपी मिलेगी, बड़ी सी, ठीक है, दोनों क्लासेस को मिला के तब कर पाएंगे। फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, फैक्टर्स नहीं है, वो मैं आपको बता के आई हूं। तो पिछली 2 स्लाइड्स कभी भी दोबारा ना पढ़नी पड़े उसके लिए। सॉल्यूशंस का नाम डिसाइड होता है सॉल्वेंट से। मैंने बोला सॉलिड सॉल्यूशंस, मैंने बोला लिक्विड सॉल्यूशंस, मैंने बोला गैसियस सॉल्यूशन। आगे आने वाले चैप्टर में आपको खुद जानना होगा ये जो है सॉल्यूशन कौन से वाली है, सॉलिड सॉल्यूशन की लिक्विड। हम बोलेंगे ये लॉ लिक्विड सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये लॉ सॉलिड सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल नहीं है। आपको पता होना चाहिए लिक्विड सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, सॉलिड सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, और गैसियस सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, ठीक है। सो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की डिसाइड करने वाली है। कई बार होता है मैंने चीनी को पानी में मिलाया और मैं कहती हूँ वाटर को फ्रीज करो, तो कोई कह सकता है चीनी तो वैसे ही सॉलिड होती है, तो उसका तो फ्रीजिंग नहीं होता होगा, वो तो आप उसको फ्रीजिंग कैसे कह सकते हो। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट डिसाइड करेगी कि सॉल्यूशन की फ्रीजिंग बॉइलिंग जो बात हो रही है वो सॉल्वेंट के लिए हो रही है, सॉल्यूट के लिए बिल्कुल नहीं हो रही। अगर मैं किसी सॉल्यूशन को फ्रीज करूंगी आगे आने वाली क्लासेस में, तो मैं सॉल्वेंट को फ्रीज नहीं कर रही, मैं किसको फ्रीज कर रही हूं, सॉरी सोल्यूट को फ्रीज नहीं कर रही, मैं सॉल्वेंट को फ्रीज कर रही हूं। ये बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन मींस फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट तो साइड में हो जाएगा, ठीक है, वो जरा सा डलता है। ओके, 2 सॉलिड्स कैन फॉर्म लिक्विड सोल्यूशन। ये क्या एंगल आ गया, यस 2 सॉलिड्स मिल के कई बार एक दूसरे की फिजिकल स्टेट को ऐसे अफेक्ट कर देते हैं कि आपस में लिक्विड बन जाते हैं। बहुत सुना होगा आपने, वैसे चलिए खैर ये शायद एमलगम्स तो सुना होगा, बट एमलगम कुछ और है जो पीछे मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा। सोडियम और पोटेशियम को अगर इक्विमोलर आपने डाल दिया और उसको आप ले आए रूम टेम्परेचर, मैंने जहां भी RT लिखा होगा वो रूम टेम्परेचर होगा, और उसको आप ले आए रूम टेम्परेचर पर, ये लिक्विड बन जाते हैं दोनों। तो 2 सॉलिड मिला के कभी जिंदगी में लिक्विड सॉल्यूशन बना सकते हैं, यस। तो जस्ट इंफॉर्मेशन थी एक जो आपको देनी थी। तो फैक्टर्स क्या थे 4, सोल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर का काफी हद तक आपको आता है, जो अभी आपने मेरे को बताया सैचुरेटेड हुई सॉल्यूशन तो मेरे को और डिसॉल्व करना है, तो क्या हुआ, उसको गर्म कर दो। हालांकि ये काफ़ी गड़बड़ होगा ये कहना, बट क्योंकि हमने शुरू से बस पानी में चीनी मिला के ही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस और ज़्यादा सुपर सैचुरेट बनाने की कोशिश की है। बट अब ये कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, इसी चैप्टर का वेट किया जाता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए जी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। मैंने लास्ट क्लासेस में भी बोला था कि वेंडरवॉल फोर्सेस एंड ऑल किसी का भी, फजान्स रूल और वेंडरवॉल फोर्सेस किसी का वीक है तो वो ज़रूर से ज़रूर फैकल्टीज़ की हेल्प से कर ले, और मैं मान के चल रही हूँ लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी भी यू शुड डू इट। एनीवेज, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का क्या मतलब है, एक जैसा एक जैसे के साथ। पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होगा। जैसा सोल्यूट वैसा ही सॉल्वेंट, कोई इशू नहीं है, सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। तो मुझे यहाँ क्या पहचानने में दिक्कत आएगी, कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर, पूरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर अब घुसेगा। तो लेट्स सी, जैसे कि मैं आपसे बात करती हूँ, पोलर सोल्यूट्स जितने भी होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स में इजीली सॉल्युबल होंगे, जैसे वाटर, एल्कोहल। वाटर इज ऑल्सो अ सॉल्वेंट, एल्कोहल इज ऑल्सो अ सॉल्वेंट। कहने को तो बेंजीन भी सॉल्वेंट है, पर बेंजीन क्या है, नॉन पोलर। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी सॉल्वेंट है, बट वो क्या है, नॉन पोलर। और भी सॉल्वेंट आ रहे हैं आपके पास, ईथर। ईथर क्या होता है, IUPAC नेमिंग सबने की है। ईथर पोलर नॉन पोलर नहीं, वैसे बताओ ईथर क्या होता है।
ROR, दिस इज ईथर, जैसे कि CH3OCH3, ये है ईथर। इसमें खास पोलैरिटी नहीं है, बहुत कम पोलैरिटी है, लेस पोलर है। तो लेस पोलर में पोलर सॉल्यूट्स भी उतने बढ़िया सॉल्युबल नहीं होंगे, ये वाटर में बहुत बढ़िया सॉल्युबल नहीं होगा। अभी इसी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं ताकि आपको पोलर नॉन पोलर का भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। सो जितने भी पोलर सॉल्यूट्स हैं वो बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। और पोलर सॉल्यूट्स किस में सॉल्युबल है? पोलर सॉल्वेंट्स में। तो इसको लेके थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं पहले, ताकि ये पोलर नॉन पोलर की क्लैरिटी आए, या आपको ये क्लैरिटी आए भाई मेरे को नहीं आ रहा, मुझे हेल्प ले लेनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड, इस चैप्टर के बाद पूरे सिलेबस में पूरा टिल 12th आपको मौका नहीं मिलेगा पोलर नॉन पोलर सुनने का भी, ये आखिरी बार है। तो इसके थ्रू आप अपना पोलर नॉन पोलर इंटैक्ट कर लीजिएगा। एनीवेज, NaCl ये तो आयनिक है। पोलर का एक्सट्रीम क्या होता है? आयोनिक। पोलर छोड़ो, यहाँ तो प्लस और माइनस चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव को पोलर बोला जाता है। यहाँ पर तो पूरा कैटायन एंड आयन अलग अलग हो गया, तो ये तो पोलर की एक्सट्रीम एंड यही है। तो वाटर में इट इज सॉल्युबल। व्हाई NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर? या मेरा असर्शन है NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर। कैन माई क्लास क्रिएट अ रीजन व्हाई? लास्ट क्लास टेस्ट में सारी क्लास डूबी है स्टेटमेंट्स वाले, 4 दे दिए मैंने, क्या शानदार नंबर आए हैं आप लोगों के। तो ये मेरे को दिख गया है कि आप लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पेशेंटली क्वाइटली सोच नहीं पा रहे हैं। जिसका गलत हुआ है वही गलत हुआ है। तो इस बार भी बच्चों की प्रैक्टिस के लिए जब मैंने फुल केमिस्ट्री टेस्ट लिए थे, एक टेस्ट 25 के 25 एसर्शन रीजन का था, खड़े हो गए थे पेपर देख के, ये क्या है, हम क्या करें इसका, आप इंटीजर टाइप नहीं दे रहे, आप मल्टीपल करेक्ट नहीं दे रहे, नहीं दूंगी। एक टेस्ट कंप्लीट एसर्शन रीजन का भी मेरे को लेना पड़ा। किसी टेस्ट में अचानक 13 डाल दिए। कल वाले टेस्ट में मैंने शायद लास्ट क्लास वाले में 4 एसर्शन रीजन या स्टेटमेंट्स थे। आप लोग इतने आसान एसर्शन रीजन में गोल हुए हैं। तो अब अपनी वीकनेसेस को नोट करना शुरू करिए कि मैं स्टेटमेंट वाले में गलती करती हूं या करता हूं। एन अवस्थी में सेक्शन ही अलग है एसर्शन रीजन का, 25 एसर्शन रीजन हर चैप्टर के दे रखे हैं, डू इट देन। तो अब आपको यहां पर अगर रीजन पूछा जाए व्हाई NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर, व्हाट शुड बी द बेस्ट रीजन? ओके, अगर ये रीजन ना देना हो, करेक्ट है ये रीजन, कोई गलत नहीं है। चलिए एक रीजन तो ये आ गया, NaCl इज आयोनिक एंड H2O इज पोलर, दैट इज वाई। और डीप घुसे प्रभनूर, एनी अदर रीजन? यस, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से ये कैटायन एनायन को ब्रेक कर देता है। वंडरफुल। कोई और रीजन? मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। हाँ जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बनता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली में करता क्या है, जाके वो कैटायन एनायन को अलग अलग करने का फोर्स, जो तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हाइड्रेशन के थ्रू क्या करता है, कॉम्पनसेट। यही सब आगे आ रहा है। पहले पूछना इसलिए जरूरी था कि क्या हम डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे, तो यही सब बेसिक अभी आगे आने वाला है। तो NaCl का वाटर में सॉल्युबल होने का सिंपल रीजन क्या है? बिकॉज वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, वो ही आयोनिक फोर्सेस को तोड़ सकता है। या ये भी एक्सट्रीम पोलर है, ये भी पोलर है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इतना इजी रीजन हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो अब मेरे पास आता है, लेकिन यही NaCl बेंजीन में इनसॉल्युबल है। यहां इकलौता एक रीजन बन सकता है, नॉन पोलर के अंदर आयोनिक कभी डिसॉल्व नहीं होते, बिकॉज इट इज पोलर, इट इज नॉन पोलर। इसको पोलर कहने से पहले हमें थोड़ा हेजिटेशन होना चाहिए। इट इज आयोनिक, डोंट से इट पोलर नाउ ऑनवर्ड्स, इट इज आयोनिक। पोलर का एक्सट्रीम आयोनिक होता है। इसके बाद आयोडीन, नेफ्थलीन, दोनों के दोनों क्या हैं? नॉन पोलर सॉलिड्स। ये किसमें इनसॉल्युबल? नेफ्थलीन बॉल्स तो आप रूटीन में देखते भी। नेफ्थलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर वेयर एज इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक। अब कई बार मैं ये दे सकती हूँ और कई बार हो सकता है आज के टेस्ट में आपको इसकी जगह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिखा मिले। यू शुड बी यूज्ड टू ऑफ इट।
कि मैम आपने बेंजीन लिखा है, CCl4 लिखा है, लेकिन टेस्ट में तो कुछ और लिखा था. यस, दे आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर मोस्टली नॉन पोलर. ईथर भी, दे आर मोस्टली नॉट ऑल. सो लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट, या कह लीजिए पहला पॉइंट जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट, को मैंने कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश करी कि नेचर ऑफ सोल्यूट कैसे डिसाइड करता है. अब इसी पे मैं आ जाऊं. क्या मेरी क्लास को पोलर नॉन पोलर पता भी है? दिस इज लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, नॉन पोलर. राइट, ये नॉन पोलर है. इसके नीचे जो पड़ा है ये भी नॉन पोलर है. ये नॉन पोलर, क्योंकि CO2 जब नॉन पोलर है तो SO2 भी तो नॉन पोलर होगा, पोलर होगा. मेरे को तो गलत मिल जाए मैं तो सबसे पहले उसको पकड़ूंगी. ये दो डायपोल्स इक्वल और ऑपोजिट नहीं है. इक्वल हैं बट ऑपोजिट नहीं है, इसीलिए कैंसिल नहीं होंगे, इसीलिए ये क्या होगा? पोलर. राइट, BF3 नॉन पोलर. तो ऐसे ही मैं, ये तो थोड़ी सिंपल है, अभी आपको DPP मिलेगी उसमें और NCERT बैक एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे कि इनमें से कौन सा सॉल्युबल इन वाटर या इनसॉल्युबल इन वाटर. ये हो गया आसान क्वेश्चन. लेकिन जो प्रॉपर क्वेश्चंस हैं, अरेंज ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, जो NCERT में भी मिलेंगे और आपको हर जगह मिलेंगे. वन ऑफ द ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में और NCERT में कंप्लीट एक क्वेश्चन इस पे मिलेगा. तो पोलर नॉन पोलर का जिसको भी आइडिया नहीं, वो जब जब इस रजिस्टर का पेज खोले इस जगह का, तब उसको ये होना चाहिए कि मेरे को पोलर नॉन पोलर की क्लैरिटी चाहिए. आप हमें बता सकते हैं, मैं हेल्प कर ही देंगे. अब आ जाता है थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी के डिसाइडिंग फैक्टर्स. ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक तो एक जुगाड़ है बच्चों. ये तो एक जिसे कहते हैं ना, एक लॉ सा दे दिया. उस लॉ के पीछे की पढ़ाई क्या है कि मैंने कह दिया लाइक डिसॉल्व्स लाइक. कहाँ से आई ये चिट्ठी? ये चिट्ठी यहाँ से आई. तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक पढ़ाने के बाद उसकी वजह ढूंढते हैं, ऐसा क्या, कैसे पता लगा आपको? तो वो देखने के लिए सॉल्युबिलिटी एक्चुअली दो एनर्जीज डिसाइड करती हैं. वन इज हाइड्रेशन एनर्जी, अदर इज लैटिस एनर्जी. ये आपके लिए कॉन्सेप्चुअली जरूरी है. इसकी कोई कहानी मत लिखिएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिवली कभी आपसे पूछा नहीं जाता. हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है और लैटिस एनर्जी क्या होती है? क्विकली वन लाइन में. लैटिस का मतलब इन नॉर्मल लैंग्वेज क्या है? सॉलिड का जो क्रिस्टल बना हुआ है, टाइटली पैक्ड 3 डायमेंशनल, उसको बोलते हैं लैटिस. क्रिस्टल लैटिस, और छोटा कर दिया लैटिस. लैटिस को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी, 1 मोल लैटिस को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगती है, उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी. तो लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा हुई तो मुझे बताओ उस चीज को सॉल्युबल करना आसान कि मुश्किल? मुश्किल. भाई लैटिस है, उसके इतना स्ट्रॉन्ग लैटिस है, लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है. हजारों किलो जूल देना पड़ेगा NaCl को तोड़ने के लिए. इसलिए गर्म तवा पे भी अगर मैं NaCl डाल दूं वो नहीं मेल्ट हो पाता. वाई? लैटिस एंथैल्पी इज रिस्ट्रिक्टिंग इट्स मेल्टिंग एज वेल एज इट्स डिसोल्यूशन. लेकिन एक फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को सपोर्ट करने खड़ा हुआ है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से उसका नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल इतने स्ट्रांग हैं, वो जाके कैटायन को भी घेर लेते हैं. जैसे कि यहां पर मैं बात करूं, ये एक लैटिस है, कैटायन एनायन इस तरह से अरेंज्ड होता है लैटिस में. वाटर जो है वो इसके अंदर घुसता है, नेगेटिव को बोलता है इस पॉजिटिव को भूल जाओ, मेरे पास पॉजिटिव है बहुत सारे. दोनों की दोस्ती ही तो तोड़ दी है. तो यहां ये बीच में घुसता है, अपने पॉजिटिव पेश कर देता है, और ये जो इसका एनायन था वो पॉजिटिव एंड के साथ हैप्पीली चला जाता है, और जो सॉल्ट का, क्रिस्टल का कैटायन था वो वाटर के नेगेटिव एंड के साथ हैप्पीली चला जाता है. इस पूरे घेरने में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो लगे, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ह्यूज एनर्जी लिबरेट हुई. उस एनर्जी को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी सपोर्ट करती है सोल्यूबिलिटी को, और लैटिस एनर्जी बिल्कुल रेदर उसका उल्टा काम करती है, डिसॉल्व होने नहीं देती. देखना ये कौन जीतता है. जहां लैटिस एनर्जी ज्यादा हुई हाइड्रेशन एनर्जी से, वहां क्या होगा? नॉट सॉल्युबल. लैटिस इतना स्ट्रांग है कि तुम्हारी हाइड्रेशन एनर्जी भी उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही. सॉल्ट इज नॉट सॉल्युबल. इफ लैटिस एनर्जी इज हाई, सॉल्ट इज, या जो भी सोल्यूट आप ले रहे हो, इज नॉट सॉल्युबल. वेयर एज अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है
तो लैटिस को तोड़ने के बाद फालतू भी बचेगी। तो इसमें क्या मिलेगा मेरे को? इसमें मिलेगा सॉल्यूबल सॉल्ट। इतना क्लियर सबको? यहां पर मैंने पूरा उसको पिक्चराइज कर दिया, जो आपको कहीं नहीं करना, आपको सिर्फ यहां रखना है। दो फोर्सेस काम कर रही हैं, हाइड्रेशन और दूसरा लैटिस। तो ये आपको बोर्ड में कहीं एक्सप्रेस नहीं करना, ये शब्द जरूर मिल सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में, असर्शन रीजन में, बट आपको कहीं ये ड्रॉ नहीं करना, अपने कॉन्सेप्ट के लिए रखिएगा। क्लियर है सबको ये चीज? तो कौन सी चीज ज्यादा हो तो आप बता सकें, आपको अगर अंदाजा हो तो आप बता पाओगे ये सॉल्ट सॉल्युबल है या नहीं है। यही होगा, सीजियम क्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी आप ज्यादा बताओगे, सही बता के बदलोगे आंसर को। अच्छा लैटिस कौन सा? सिमिलर, अब तो हो गया, तीर निकल गया हीरो। सिमिलर साइजेस ऑफ कैटायन एनायन होंगे तो लैटिस अच्छा। छोटा कैटायन छोटा एनायन, गुड पैकिंग, गुड लैटिस। सीजियम ये और क्लोराइड ये, काहे का अच्छा लैटिस? तो लैटिस एंथैल्पी पे मैंने तब भी बताया था छोटा कैटायन। फजान्स और लैटिस को अक्सर कंफ्यूज करते थे। छोटा कैटायन छोटा एनायन और ज्यादा चार्ज। मेरा आखिरी क्वेश्चन हुआ करता था लैटिस एंथैल्पी में, तुम्हारा देखा हुआ थोड़ी है ये, फिर भी किसका लैटिस अच्छा? लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा? तोड़ने में जान कहां लगेगी मेरी? अब यहां तो आयरन और ऑक्सीजन दोनों सेम दे दिए, कैटायन भी वही एनायन भी वही, क्यों सात्विक? चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ दोनों आयरन पे। इस पे क्या चार्ज होगा? इस पे +3, बस प्लस ही सुनाई दे रहा है मेरे को। +3 6, दो आयरन पे ना, ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही आयरन की होती है, तो एक आयरन पे कितना? +3, ज्यादा चार्ज, ज्यादा फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग लैटिस। तो लैटिस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉल्युबल कम होगा, लैटिस वीक है तो वो सॉल्युबल ज्यादा होगा। ये दो फोर्सेस काम करते हैं। आई होप, और ये मेरे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस डालेंगे, ऐसा नहीं कि आज ही बताया, आपके सामने ये क्वेश्चन आज भी आएंगे, डीपीपी में भी आएंगे, चैप्टर टेस्ट में भी आएंगे। 12th में अक्सर हम एक काम करते हैं, 12th वाले थोड़ा हमारा खून ज़्यादा पीते हैं क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि क्या करना है। मैं जो चैप्टर टेस्ट लेती हूँ उससे पहले हमेशा मेरे से एक मॉक टेस्ट बनवाते हैं सेम लेवल का, कि पहले हमें एक मॉक टेस्ट दो, हमें गिरने दो, उसके बाद हम चैप्टर टेस्ट देंगे। तो मॉक टेस्ट हम ऑप्शनल रखते हैं, जिसका मन आए दे, जिसका मन आए ना दे, ताकि पूरे चैप्टर को इकट्ठा करना आ जाए। तो लैटिस और हाइड्रेशन का रिश्ता समझ आ गया यहाँ पे। दूसरा फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वही है, उसको दूसरे तरीके से बोल दिया। सारा पढ़ा के आई हूँ, देख लो, कुछ भी ऐसा जो ना पढ़ाया हो चेक। ये वैल्यूज एनसीईआरटी वालों के लिए जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, बाकियों को पता हो तो फायदा होगा। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट मैंने पिछले में ही पढ़ा दिया है आपको, दोनों मिला के ही फैक्टर्स पढ़ा दिए ताकि अगले में ना जाना पड़े। नो नीड टू नोट डाउन इफ यू अंडरस्टूड इट। अपने नोट्स को थोड़ा क्रिस्प बनाइए, दिमाग पे थोड़ा भरोसा रखिए। तो जितना पोलर सॉल्वेंट होगा वो सारे आयोनिक सोल्यूट्स को तो बिना पूछे डिसॉल्व कर लेगा। हाईली पोलर आयोनिक सोल्यूट्स को, सॉल्ट्स को बिना पूछे डिसॉल्व कर लेगा। आपसे ट्रेंड भी नहीं पूछा जा सकता, सारे हाईली सॉल्युबल होंगे। ठीक है। बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो कितना जरा सा है, 2.3। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन बेंजीन। आयोनिक अंडरस्टूड नहीं होंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक ही चल रहा है बहुत देर से। चलो जी, ये क्वेश्चन पिंक कलर में जो है, थिंक अबाउट इट। सेटल्ड जी। अरेंज सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन वाटर, कौन सा सबसे जल्दी सॉल्युबल होगा?
इसको मीथेनॉल बोल दो यार, CH3OH नहीं, मीथेनॉल। और फिर ये क्या था? IUPAC। हाँ, नाम पूरा बोलो। नाइट्राइल, असली चीज तो आगे बचा क्या है? कार्बन के नंबर ही तो गिनने। इथेन, इथाइल नहीं, इथेन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल होता है ना, तो ये हुआ इथेन नाइट्राइल। और तीसरे नंबर पे आया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये नॉन पोलर है, लीस्ट सॉल्यूबल। सो ये तो कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको दिखाना था एक नया कॉन्सेप्ट। आपने लाइक डिसॉल्व लाइक पे आंसर दे दिया, लेकिन इसमें एक और भी चीज है। आप तो लाइक डिसॉल्व लाइक का रीजन ढूंढोगे असर्शन में, और वहीं पे गलती। वाटर में कोई चीज सॉल्युबल है, ये कॉन्सेप्ट अगली स्लाइड पे लिखा हुआ मिलेगा। पहले मैं एग्जांपल करा रही हूं, फिर उस लाइन को लिखूंगी तो आप एक्सेप्ट करोगे। वाटर में कोई भी चीज सॉल्युबल है तो तड़ाक से लाइक डिसॉल्व लाइक के बजाय दो चीज सोचनी चाहिए। एक तो लाइक डिसॉल्व लाइक आप सोचोगे, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में सॉल्युबल होने में लाइक डिसॉल्व लाइक से ज्यादा रोल किस चीज का हो सकता है बहुत केसेस में? वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मेरे को कैसे पता चलेगा? पहले तो तुम लाइक डिसॉल्व लाइक पे 15 मिनट लगा गए, और अब कह रहे हो नहीं पहला फैक्टर ये नहीं है। आप एक चीज देखिएगा, पिछली स्लाइड्स में जो भी मैंने कराया, जब मैं पोलर सोल्यूट्स और इन सब की बात कर रही थी, वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए कौन पकड़ा मैंने? आयोनिक। NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारे क्या चूज किए मैंने? आयोनिक। अब मैंने सडनली इस क्वेश्चन में बिना किसी नोटिस के, आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी हो जाता है कई बार, एक भी आयोनिक नहीं दिया। जब कोवेलेंट आ गए तो लाइक डिसॉल्व लाइक को थोड़ा सा ब्रेक लगना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि तो कोवेलेंट है यार। लाइक डिसॉल्व लाइक के हिसाब से मेरे पास एक कंक्लूजन आया था, सारे आयोनिक सॉल्ट्स आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एग्रीड, इतना ही चला अभी तक हमारा काम। एक भी आयोनिक नहीं दिया। जब कोवेलेंट आए, खासकर ऑर्गेनिक, प्लीज लाइक डिसॉल्व लाइक या ये पोलर वाला फंडा या ये जो और हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला फंडा नहीं लगना, गलत हो जाएगा रीजन। जबकि आपको लगता है आप बिल्कुल सही, क्योंकि इतनी देर लगाई है इस पे। इसके लिए रीजन लाइक डिसॉल्व लाइक नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, हाईली पोलर होना वाटर का डायरेक्टली कोई रीजन नहीं है। रीजन है वाटर के साथ इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो अगर मैं देखूं मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, कोई भी अल्कोहल है, उसमें एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, यस। वाटर में एक हाईली पॉजिटिव हाइड्रोजन है, यस। यस, ये उसके पोलर होने की वजह से ही है। तुमको रीजन में पोलर मिलना ही नहीं है, भूल जाओ। या तो रीजन मिलना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या रीजन मिलना है तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुम्हें एक रीजन पकड़ना पड़ेगा, उस दिन नहीं तुम ये बीच में मर्ज कर सकते, और होता यही है। क्योंकि इनमें ये क्यों सॉल्युबल था वाटर में? क्योंकि वाटर पोलर है। साइड में हटो, क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है, इसलिए सबसे ज्यादा सॉल्युबल ये। इसमें क्यों नहीं मेरे को मिली सॉल्युबिलिटी, मतलब CCl4 वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की गुंजाइश ही नहीं थी। इसमें थोड़ी थी, थोड़ी कम। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन हुआ? ये। नेक्स्ट नंबर पे कौन आया? यानी दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या लाइक डिसॉल्व लाइक 0, -1 नंबर। 0 नंबर इन बोर्ड्स, -1 नंबर इन माय कंपटीशन, क्योंकि सही होते हुए भी आप गलत हैं। आपको दिमाग करना है दोनों चीजों को, कहां पर कौन सा रीजन वाटर में सेट करना है। क्लैरिटी आ गई बच्चों थोड़ी सी इस क्वेश्चन के थ्रू? चलिए, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, क्लास के ऊपर है ये। सॉरी, इनमें से कौन सी गैस NaOH एक्वस सॉल्यूशन में लीस्ट सॉल्युबल होगी? NaOH की एक्वस सॉल्यूशन, NaOH बेस एल्कली जो भी कहिए, सबसे कम सॉल्युबल या सबसे ज्यादा सॉल्युबल, जो समझ आता है जवाब दो, फिर आएंगे क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या देख रहे हो आप? सिंपल सॉल्युबिलिटी नहीं। सॉल्युबल होने का मतलब मैं लिटरली सॉल्युबल ले बैठी हूं अब तक नहीं। सॉल्युबल होने का मतलब है गया सॉल्यूशन में।
राइट, सॉल्यूशन के अंदर गया, अब अंदर जाके वो रिएक्ट किया है, क्या किया है पता नहीं। अगर मैंने एसिड की एक सॉल्यूशन रखी H2SO4 और थोड़ा सा बेस उसमें डाल दिया, तो वो बेस उस एसिड में सॉल्युबल हो जाएगा, यस, रिएक्ट होके सॉल्युबल होके वो सॉल्ट बना के बैठ गया, यस, ये भी सॉल्युबिलिटी शब्द में ही आ जाता है। आपकी अप्रोच बता रही हूं, आप सॉल्युबिलिटी का मतलब अब तक क्या ले रहे हो, सॉल्यूशन वही होती है, हम सॉल्यूशन उसी को कहते हैं जब कोई दो चीजें रिएक्ट नहीं करती, एग्रीड। मैंने सॉल्युबिलिटी के लिए तो कुछ नहीं बोला ऐसा, मैंने आपको क्या बोला, सॉल्युबिलिटी एक कॉमन टर्म बन गया, और वो देखते ही अब मैंने यहां आपको क्या दिया है, ऑलरेडी एक सॉल्यूशन दी है, एक्वस NaOH सॉल्यूशन दी है ऑलरेडी। एक्वस NaOH सॉल्यूशन के अंदर इन चारों में जो जो चीजें एसिड हैं वो जाके घुल के सॉल्ट बना लेंगी, गुम हो गई। एक ही चीज है जो इसके साथ डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, इसके साथ रिएक्ट होके गुम नहीं हो पाएगी, दैट इज बेस। बेस के अंदर बेस कब डिसॉल्व होने लगा, कब गुम होने लगा, तो यहां पर मैंने ऑलरेडी एक सॉल्यूशन में किसी चीज को डालना है तो वो रिएक्टिविटी आ गई। अंडरस्टूड? तो ये अप्रोच, ये सोच के आपको खुद से करना है, और मैं अगेन एक ही क्वेश्चन में नहीं छोड़ूंगी, डोंट वरी, ये तो अप्रोच तय कर रहे हैं, अब आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। सो एक्वस NaOH सॉल्यूशन जो ऑलरेडी सॉल्यूशन है वो बेसिक है, सारे एसिड्स उसके अंदर हाईली सॉल्युबल होंगे, तो सॉल्युबल का ये भी मतलब होता है रिएक्ट होना। इट इज द मीनिंग ऑल्सो कि लिटरली आप सॉल्यूशन का मतलब, वो अलग बात है, हम सॉल्यूशन शब्द उसी को बोल सकते हैं, तो मैंने सॉल्यूशन इसी को बोला है, मैंने ये तो नहीं कहा कि कौन जाके सॉल्यूशन बनाएगा, आई हैवंट सेड दैट। क्लियर है? तो थोड़ा सा वर्ड प्ले है आपके लिए यहाँ पे, सो डोंट टेक दैट वर्ड सो लिटरली कि क्वेश्चन में अड़ जाए हम। क्लैरिटी हुई थोड़ी सी? एक और दूं ऐसा ही क्वेश्चन, करेंगे कोशिश? इसमें गलती है, गलती होगी, लाई ही वो हूं जो आप नहीं कर सकेंगे। कॉपर हाइड्रोक्साइड NH4OH में तो सॉल्युबल है, लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैंने अब समझ ली बात, बेस के अंदर बेस सॉल्युबल नहीं होता, एसिड के अंदर एसिड सॉल्युबल नहीं होता, अब दे दो, मैं अब कर लेंगे, सामने वाले को भी पता है, इतना तो तैयार हो गया है बच्चा। अब मैंने बेस ही दिया है, यहां भी बेस और यहां भी बेस। कॉपर हाइड्रोक्साइड NH4OH में तो दौड़ के सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड NaOH में सॉल्युबल नहीं होता। मैं नहीं कहती, आपको ये फैक्ट पहले पता था, अगर फैक्ट मैं दे रही हूं उसकी वजह, दोनों केसेस में वही सूडो नोबल गैस है, नो फजांस रूल। हाँ, मतलब ये चीज तो दोनों में सेम है ना, ये चीज दोनों में सेम है। मैं अप्रोच पे क्यों रोक रही हूं, तब लाओ तुम जब एक में सूडोनोबल गैस और एक में ना हो, इधर तो सूडोनोबल गैस नहीं, डिफरेंस यहां है, तो जहां डिफरेंस है रीजन वहां ढूंढने की कोशिश करो। दिस शुड बी योर अप्रोच फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यस, फेयर, ये भी हो सकता है बिल्कुल, हालांकि ये है नहीं, बट हो सकता है। अच्छा अप्रोच था, अच्छा थॉट प्रोसेस था, वेरी गुड थॉट प्रोसेस। और कुछ, आई लाइक दिस अप्रोच, बट ये है नहीं। कुछ और सोचो। अगर तुम लोग ये डिफरेंस देख के कुछ सोच गए, मेरे को यही तो देखना है ना, अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब ये कौन सा लाइक डिसॉल्व लाइक का खेल चल रहा है, इतना तो समझ आ गया, लाइक डिसॉल्व लाइक नहीं है, यहां तक तो पहुंच गए। कुछ तो है जो ये दोनों रिएक्ट कर गए हैं, कुछ तो है जो ये दोनों रिएक्ट नहीं कर पाए, इतना तो समझ गए आप लोग। इस अप्रोच पे सोचो, क्या है ऐसा जो ये दोनों तो रिएक्ट कर गए, बेस होते हुए भी ये दोनों रिएक्ट नहीं किए। किसी को नहीं आता, सोचो तो सही। अप्रोच, दोनों का फर्क अगर तुम ढूंढ गए तो तुम आंसर पे आ गए। ये फीलिंग धीरे धीरे आएंगी। ऑनलाइन वाले बच्चे सोचे, सॉरी, कुछ जाना वहीं पड़ेगा। यस, कुछ तो ऐसा ही है, जब तक तुम डिफरेंस को नहीं पकड़ोगे तुम आंसर तुक्का होगा। मैं बता दूं, NH4OH एक्चुअली, और बहुत बार बात हो चुकी, बट इस साल पहली बार, इन दोनों को मिला के, मतलब अमोनिया वाटर में डालते हैं ना, आधे से ज्यादा अमोनिया NH4OH की फॉर्म में होता है, काफी सारा उसमें अमोनिया भी पड़ा होता है।
ये हम इक्विलिब्रियम में हर जगह बोलते हैं। NH4OH का मतलब है NH3 भी साथ में पड़ा हुआ है। इससे बेटर क्या हिंट दूंगी? हाँ, और कुछ? कोई बात नहीं, आपने दिमाग पे जोर दिया, मेरे लिए वही बहुत है। NH4OH का मतलब आप हमेशा याद रखो, इट इज NH3। ये है NH3 पे लोन पेयर है, कॉपर पे d ऑर्बिटल है। p ब्लॉक पढ़ ही रहे थे थोड़ा थोड़ा इससे पहले, बट एनीवेज आपके लिए नया था। NH3 के लोन पेयर्स, कॉपर के पास तो बहुत कुछ खाली पड़ा है भाई। कॉपर के पास ठीक है, कॉपर का 3D पूरा भरा हुआ है, लेकिन उसका 4s 4p 4d खाली पड़ा है। उसमें ये कुछ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने देगा, 4 या 6 वो बाद की बात है, पर बनाने देगा। रिएक्ट कर गया, इसीलिए घुल गया। यहाँ है किसी के पास लोन पेयर, 2 बेस कैसे सॉल्युबल हो सकते हैं? 2 बेस कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। तो ये तो सिर्फ OH आयन प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी OH आयन जो कॉमन आयन इफेक्ट लगा लो, जो मर्जी लगा लो। लेकिन कॉपर के साथ खाली ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाने की खूबी सिर्फ अमोनिया के पास है, क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर है। इतना क्लियर हुआ सबको? ये एक फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, इसको यूज किया जा सकता है इन अ गुड लेवल क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे हाईली कॉम्पिटिटिव कंटेंट में ये मिलेगा। और वो पूछते हैं पढ़ते कहाँ है इसको, पता नहीं कहाँ पढ़ते, बस कहीं भी बता दिया जाता है। तो सॉल्युबिलिटी इज राइट प्लेस जहां मैं आपको ये सारे एडजस्ट करवा सकती थी केसेस, और मल्टीपल केसेस आएंगे। यही अप्रोच है, अब आप अप्रोच ले पाओगे। आपको ये एकदम से हिट क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी वो चैप्टर आना रहता है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, वहां ऐसे NCERT बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ये, उस चैप्टर में आके, तो तब आपको बहुत अच्छा हिट करने लगेगा। बट यहां पर आपको नॉक नॉक तो करना था मुझे कि क्वेश्चंस छूटे ना हमसे। डन? यहां तक क्लियर सबको? चलिए, जिसको मैंने ब्लू टिक कर रखा है सारे के सारे वो हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, और जिसको क्रॉस किया हुआ है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो आज के बाद कोई मेरे से पूछे ईथर वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का जवाब आया तो -1 होगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक आप सॉल्ट्स और आयोनिक के साथ दीजिए, जितने भी कोवेलेंट है उनका वाटर के साथ अगर कोई रिलेशन होगा तो वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। बहुत ध्यान से इसे अपनी आंखों में डाल लीजिए, इससे ज़्यादा इस बात पे टाइम नहीं लगा सकती। मुझे सिलेबस भी ख़त्म करना है, तो इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगा सकती। जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट संडे से, नॉट दिस संडे, 1-2 लोगों से मैंने पूछा अभी सबके टेस्ट वेस्ट या कुछ है, नेक्स्ट संडे से रेगुलर 2-3 संडे मैं यहाँ पे जेई एडवांस के वो चैप्टर्स पढ़ाऊंगी जो जेई मेंस में नहीं है। तो नेक्स्ट संडे का कोई भी प्लान बनाने से पहले मेरी क्लास को ध्यान में रख लेना। स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करूंगी मैं, राइट? KTG जो आप फिजिक्स में पढ़ के भी आए हैं शायद, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बट उसका केमिस्ट्री का एस्पेक्ट जो आपको जेई एडवांस में चाहिए, सिर्फ बिटसेट में भी है शायद। जो लोग बिटसेट के लिए एस्पायर कर रहे हैं, एक बार कंफर्म कर लेना सिलेबस में, मुझे लगता है बिटसेट में भी है, बाकी जगहों पे बिल्कुल नहीं है, नाम भी नहीं है उसका। तो सिर्फ वो बच्चे आएंगे जो सीरियसली जेई एडवांस और पकड़ना चाह रहे हैं। बहुत प्यारा, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब मज़ा आएगा पढ़ के आपको। थोड़ी फिजिक्स पढ़ लिए तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, जिसको फिजिक्स में नहीं आया होगा उसको अब आ जाएगा। वी आर गुड एट इट। ठीक है जी, हो गया ये आपको? चलें आगे। ये KTG हो चुका है, 12th में आता है फिजिक्स में, हो चुका है ना? तो उसके अंदर आपने रियल गैस पढ़ ली है? हाँ, आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये सब पढ़ लिया है? और डिफ्यूजन इफ्यूजन वगैरह पढ़ा है कुछ? चलो गुड, फिर हम पढ़ाएंगे आपको। और उसमें RMS वगैरह में कोई इशू होगा तो विल क्लैरिफाई, कुछ रह गया होगा तो हम बोलेंगे। ठीक है, यूजुअली ये पहले केमिस्ट्री के हिस्से ही डाल देते थे, बट जब से केमिस्ट्री से कटा है तब से फिजिक्स के हिस्से ज़्यादा चला गया, बट ओनली एडवांस टेक्स केयर ऑफ दिस। ये है वो टॉपिक जो आपको अगर ना आता हो तो आपको फैकल्टीज से करना चाहिए। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। फिर ऑर्गेनिक में बाल्टी भर भर के आएगा, ये हर चैप्टर में आएगा, बेसिक NCERT में। वहां मैं आपको आज का दिन याद दिलाऊंगी कि थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपने, राइट?
कि वैन डर वाल्स फोर्सेस, दो चीजें के बीच में जब भी किसी की सॉल्युबिलिटी की बात होती है तो सॉल्युबिलिटी को के रिस्पॉन्सिबल चार फोर्सेस यही होते हैं। डिस्पर्शन फोर्सेस लास्ट क्लास में भी कुछ कुछ मेंशन हुआ था, जो +1 का सिलेबस चल रहा था अपना। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 15 मिनट का टॉपिक है और किसी को लगता है हमें नहीं आना, रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, मोस्ट वेलकम। क्लियर? ये सिर्फ इसलिए कि आपको पता हो सॉल्युबिलिटी में कौन से फोर्सेस होते हैं। ये बहुत आएगा आपके वॉल्यूम 2 में, बहुत आएगा। लास्ट जो आज के लिए मुझे लेना है, इसे समझ लो, जरूरी नहीं है नोट करना, किसी को नोट भी करना है तो नोट भी कर सकता है। इसको एक बार समझ लो क्या लिखा है। आई एम जस्ट कमिंग। जानवी क्लियर हो रहे हैं? यस मैम। जी, अब तक हम कहते थे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। कोई चीज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें आप टेम्परेचर बढ़ाओ, सोल्यूट और घुल जाएगा और घुल जाएगा। नहीं, अब नहीं कहोगे ये स्टेटमेंट। अब कहोगे तो टोटल गलत। नॉट ऑलवेज, राइट? अगर कोई सॉल्यूशन प्रोसेस, दो चीज़ों को जब हम मिला रहे हैं, बाइनरी मिक्सचर बना रहे हैं, वो प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो कहानी अलग होगी। इफ वी इंक्रीज हीट इन एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सोल्यूशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आप जानते हैं कोई रिएक्शन तो हो नहीं रहा, रिएक्शन भी रिवर्सिबल होते हैं। आपने औकात से ज़्यादा सोल्यूबल किया तो वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है, वी ऑल नो दैट। तो अगर जो चीज़ एक्सोथर्मिक है, फॉर एग्जाम्पल सोल्यूट और सॉल्वेंट, इनको आपने मिक्स किया, फॉरवर्ड क्या होगा इसका? सॉल्यूशन बनना, यानी सॉल्यूशन बन गई और थोड़ी सी हीट जनरेट हुई, टेस्ट ट्यूब बाहर से गर्म हो गई। टेस्ट ट्यूब बाहर से गर्म हुई मतलब इन दोनों चीज़ों को मैंने मिलाया तो हीट जनरेट हुई। बहुत से स्पोर्ट्स, खास करके क्रिकेट में, जब बहुत सर्दियों में डे एंड नाइट मैचेस होते हैं तो फास्ट बॉलर्स की पॉकेट में एक छोटा सा किट होता है, एक पैकेट होता है, क्योंकि उनको अपनी उंगलियों को गर्म रखना होता है, अगला ओवर उन्होंने थ्रो करना है। तो दे यूज टू कीप अ छोटा सा पाउच इन देयर पॉकेट, और जिस वक्त वो खाली हैं, जिनको पता है उनको बॉलिंग के लिए जाना है, वो उस पाउच को क्रश करते हैं। उस पाउच के अंदर दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मिलते ही वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनता है और उसमें से गर्मी निकलती है और उनकी उंगलियों में गर्माहट आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है एंड दे आर रेडी टू बोल। तो कई बार आप देखोगे सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने पे जो सोल्यूशन बनता है उसमें प्रोडक्ट के तौर पे हीट है। ऐसे में तुमने हीट बढ़ा दी, रिएक्शन कहाँ भागेगा? प्रेसिपिटेशन की तरफ, बैकवर्ड। तो तुम तो सोच रहे हो हीट बढ़ा के इन दोनों को और बढ़िया सॉल्युबल करते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, उल्टा होगा। जितना डिसॉल्व है वो भी प्रेसिपिटेट होके बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सो अगर कोई चीज़ एक्सोथर्मिक है, इक्विलिब्रियम तो होता ही है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा। तुमने इसके प्रोडक्ट को बढ़ाना शुरू किया, उस प्रोडक्ट की वजह से रिएक्शन उल्टा भागना शुरू हुआ। सो दिस टेल्स मी इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि टेम्परेचर बढ़ाओ और तुमको सॉल्युबिलिटी बढ़ती हुई मिलेगी। गलती से भी ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट मत मान लीजिएगा। और इसका प्रूफ हमने लिख दिया भाई। इससे आपको याद हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर समथिंग, वो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंसिंग में लगे होंगे। अब जब प्रोडक्ट में हीट है, तुम हीट बढ़ाओगे, के डिस्टर्ब होगा, के बढ़ेगा तो उसको नीचे लौट के आना पड़ेगा, पीछे लौट के आना पड़ेगा, रिवर्सिबल जाना पड़ेगा। सो इसी तरह से अगर मैं ले लूं ऐसा केस जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट जब मिक्स हो रहे हैं, उनको थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है,
तो आसपास के एटमॉस्फेयर से वो क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे। आसपास के एटमॉस्फेयर जब वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, एंडोथर्मिक हुए, आसपास को ठंडा कर देंगे, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी। आसपास को ठंडा कर दिया, उससे हीट खुद ले ली और खुद सॉल्युबल हो गए, पक्का वो क्या है, एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक है, अब बढ़ाओ हीट, यस, चीनी घोलो पानी में, वो एंडोथर्मिक है, सेचुरेशन हो गया, आपने और हीट बढ़ाई, रिएक्शन फॉरवर्ड 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 भागता जाएगा, और पे और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनती जाएगी। दिस इज हाउ सॉल्युबिलिटी ग्राफिकली इज एक्सप्रेस्ड। मैं अब एनसीईआरटी से टोटली बाहर जा रही हूं। चेक एनी कमेंट अबाउट ए एंड बी। अगर मैं कहूं मैंने 4 स्टेटमेंट देनी है और क्लास को मैं टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी का इंपैक्ट दिखा रही हूं, और अभी पिछले 5-7 मिनट से जो टॉपिक चल रहा है टेम्परेचर वाला, उससे रिलेटेड क्या कोई स्टेटमेंट आप लोग, लक्ष्मी, दिशा, सिया, कोई स्टेटमेंट दे सकते हो ग्राफ ए ग्राफ बी के लिए? एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन? सात्विक, ईशान, शिवांश, कुछ भी, कोई इंफॉर्मेशन? ए वाला एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। बेटा दोनों एंडोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाए जा रही हूँ, सॉल्युबिलिटी यहाँ थी रूम, मतलब जो भी टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर ले लो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी तो दोनों की बढ़ रही है, तो दोनों एंडोथर्मिक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, ये दोनों कर्व्स किसके हैं, एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी के हैं। और कोई इंफॉर्मेशन? ए इज लो टेम्परेचर पर दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम थी, हाई टेम्परेचर्स पर ए की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, बी की सॉल्युबिलिटी कम है। ये इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रही है इससे? तो सॉल्युबिलिटी कर्व्स की तरफ मैं जा रही हूं जो आपका एनसीईआरटी से बाहर का है। ठीक है, मैंने 3 रंग बनाए हैं और कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है। वो सॉल्ट जो रूम टेम्परेचर पर सबसे कम सॉल्युबल होगा, उस सॉल्ट को टेम्परेचर बढ़ा के मैं और पे और सॉल्युबल करती जाऊंगी। सभी में यही होगा एंडोथर्मिक में, लेकिन कौन सा सॉल्ट सबसे पहले क्रिस्टलाइज आउट होगा स्लो कूलिंग के बाद, जो रूम टेम्परेचर पर सबसे कम सॉल्युबल होता है? ऐसा कौन सा होगा इनमें? ग्रीन, रेड, येलो। रूम टेम्परेचर पर सबसे कम, रूम टेम्परेचर यही मान लूं मैं लगभग 20 डिग्री के आसपास, सबसे कम सॉल्युबिलिटी इसकी है, जबकि हाई टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा इसकी है। तो लोग ये सोच लेते जो जितना ज्यादा सॉल्युबल है वो उतना ज्यादा क्रिस्टलाइज होगा। नहीं, हाई टेम्परेचर पर ज्यादा सॉल्युबल मतलब मैं ज्यादा अमाउंट डाल सकती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ठंडा करूंगी वो पानी से बाहर आके क्रिस्टलाइज होना शुरू होगा, और होते होते सबसे जल्दी क्रिस्टलाइज कौन होगा रूम टेम्परेचर पर? जो सबसे कम सॉल्युबल है, पानी में रहना ही नहीं चाहता, तो वो है ये। तो रेड कलर इज माय आंसर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अच्छा, शिवांश के पापा ने आना था, यहां तक आ गया सबके पास? अच्छा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए अब आ जाइए आप सॉल्युबिलिटी कर्व्स पे। ये एनसीईआरटी से बाहर का टॉपिक है। ब्लू लाइन क्या बताती है, एक्सो की एंडो? एंडो। अब एक्सो एंडो तो तुम लोग ढूंढ ही लोगे, है ना, क्लियर? ये लाइन क्या बताती है, लिख रखा है मैंने स्पेशली। पहला ग्राफ था एक्सो का, इसीलिए लिख के देना पड़ा, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी घटती जा रही है, उसको मैं बोलूंगी पक्का वो एक्सोथर्मिक था। प्रोडक्ट में हीट थी, हीट बढ़ाया तो लौटना पड़ा, सॉल्युबिलिटी घटा नहीं पड़ी, घट गई। एंडो में अक्सर एग्जांपल्स देखो आयोनिक सॉल्ट्स हैं। एक्सो में अक्सर कौन से, मतलब मैं ये नहीं कह रही, कोई रूल नहीं बता रही, आपको धीरे धीरे इंफॉर्मेशन लगेगी कौन से एक्सो कौन से एंडो। थोड़ा बहुत मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में लिखवाया है कि किन में एंथैल्पी अक्सर नेगेटिव होती है, किन में पॉजिटिव होती है, तो थोड़ा बहुत लिखवाया। मुझे चाहिए आज आप देखें और उसमें साफ तौर पे लिखवाइए। एक हिंट दे दूं कहाँ लिखवाइए। मैंने एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में ये ज़रूर लिखवाया, जिनके हाइड्रेट्स बनते हैं उनमें ये होता है, और जिनमें हाइड्रेट्स नहीं बनते उनमें ये होता है। अब भी अगर मैंने लिखवा दिया तुम्हें कभी खुद याद नहीं होगा, तो ये याददाश्त तुमको उठा के लानी है अपनी पुरानी कॉपीज में। एनीवेज, दिस
पहली बार तुमको एक ऐसा सॉल्युबिलिटी कर्व दे रही हूं मैं विद टेम्परेचर ऑफ कोर्स, जिसमें ब्रेक्स दिख रहे हैं मेरे को, कॉन्टिन्यूएशन में नहीं जा रहा ग्राफ। दिस इज अ ब्रेक, दिस इज अ ब्रेक, है एंडोथर्मिक क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी आती है, वो डिसकॉन्टिन्यूटी आने का पर्पज या मतलब या रीजन एक ही होता है, यहां पर कोई और क्रिस्टल था, यहां पर कोई और क्रिस्टल था, सम क्रिस्टलाइन चेंज। जैसे ही डिसकॉन्टिन्यूटी आई मतलब पक्का क्रिस्टलाइन नेचर बदल गया। यहां क्रिस्टल क्या था, CaCl2.6H2। आप गर्म किए जा रहे हो और गर्म करने के साथ वो वाटर इवेपोरेट होता जा रहा है। आपने डालते गए, वो वाटर इवेपोरेट होता गया, और ऊपर गए वाटर इवेपोरेट होता गया। हाई टेम्परेचर्स, ऊपर माने हाई टेम्परेचर। तो जो डिसकॉन्टिन्यूटी आती है ये कहलाती है ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से दूसरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ट्रांजिशन हुआ है, इसलिए इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये रेड कलर वाले ग्राफ के लिए एनी कमेंट? ठीक है, दिस इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। उसके अलावा कुछ ऑब्जर्वेशन दिखता है, कुछ स्ट्राइकिंग? फर्स्ट हाफ इसका एंडो है, सेकेंड हाफ इसका एक्सो है। तो ये आ गया, तो सॉल्युबिलिटी कर्व्स पढ़ने आ गए। इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस्तेमाल कैसे होगा, अगली क्लास में डीपीपी मिलेगी, देख लेंगे। लेकिन इनको पढ़ना आना चाहिए, इनका मतलब निकालना हमको आना चाहिए। डन एवरीवन, क्लियर? अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही चल रहा था वैसे तो, इसको नोट मत करना, ये सारा पढ़ा दिया है। मुझे बताओ कुछ ऐसा है जो पढ़ाया नहीं? क्यों ले आई मैं दोबारा से ये हेडिंग? टेम्परेचर पूरा पढ़ा दिया तुमको। अब मेरे को अगले टॉपिक की बेस बनाना है जो नेक्स्ट क्लास का होगा। इसमें देखो जरा, अगली क्लास में आएगा हेनरीज लॉ, मेरे को उसका बेस तैयार करना है। अगर सोल्यूट गैशियस है तो सब कुछ सेम बात करती हूं मैं, चेक। अगर सोल्यूट गैशियस है, मतलब मैंने गैशियस है तो फिर क्लोज कंटेनर, ओपन कंटेनर, साफ साफ बात भी करनी पड़ेगी, अगली क्लास में करेंगे। अगर मैंने ये कंटेनर में ले रखा है वाटर, राइट, और इसके अंदर एक गैस की सॉल्युबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ, जैसे एयरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हो सकते हैं, आप नॉर्मल पानी जो पी रहे हैं वो हो सकता है, इसके अंदर कोई गैस सॉल्युबल करनी है या है, कुछ भी समझ लो। गैस है तो भाई सॉल्युबिलिटी है तो फिजिकल इक्विलिब्रियम तो बना ही होगा, राइट। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर का पूरा पढ़ा के आ रही हूं, मत सोचना यहां क्या लिखा है, क्योंकि लिखे को कितना याद कर लूंगी मैं, कब तक, आज कल परसों, 6 महीने बाद भूल जाना है। आप बताओ, एक गैस सॉल्युबल है, डब्बा बंद, ठीक है, चाहे मैंने खोल भी दिया, चलो खोल दिया डब्बा, डे टू डे लाइफ की बात करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा हीट कर दूं, उस गैस का क्या होगा जो सॉल्युबल है? और ज्यादा सॉल्युबल होगी। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से गैस। किसने कहा एंडो एक्सो? मैं चुप रही। मैंने कहा नहीं, रिएक्शन एंडो है कि मतलब सॉल्युबिलिटी एंडो एक्सो, हीट तो दे रही हूं मैं, हीट दे रही हूं धैर्य, तो आंसर इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो प्रोसेस था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट, वो एक्सो था कि एंडो था। मान लो मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं, मेरे को ये टफ लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, मैं सिंपल डे टू डे लाइफ पे आती हूँ। लिक्विड में गैस डिसॉल्व है और उसको गर्म कर दो, इवेपोरेट होगी। कोल्ड ड्रिंक सर्व चिल्ड, राइट, इवेपोरेट होगी। तो आप ये सोचो, हर जगह आपको, आपके पास पहला सवाल ये आता है, ये जो पढ़ा दिया बेसिक एनसीईआरटी, कहीं और नहीं जा रही, ये जो पढ़ा दिया इस पे क्या, मैंने कहा ना ये नोट करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि आपको बोर्ड्स में आएगा तो लिखना पड़ेगा, नोट करने की जरूरत का मतलब ये होता है कि सिर्फ नोट करके नहीं आएगा। आपको अब इस पे क्वेश्चन आता है, मेरे से पूछोगे क्या इसमें? तो पहला सवाल पूछ रही हूं, पढ़ा दिया टेम्परेचर का इफेक्ट। अब मैं ये पूछूं 12th क्लास के बच्चे से, बेटा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रही हूं, बताओ क्या होगा अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया? तो फिर वही पेपर है जो 2015-16 तक आया करते थे, अब तो नहीं आते। अब क्या पूछ रही हूं मैं आपसे, अगर गैस वाटर में डिसॉल्व है, मुझे पता है गैस का स्वभाव क्या है, डिफ्यूज होना, फैलना। आप टेम्परेचर दोगे, गैस के मॉलिक्यूल्स और भागेंगे, ये एक बेसिक नॉलेज सबको है। गैस को पानी में डिसॉल्व करने के लिए मेरे को उस पे उल्टा एनर्जी कम करनी पड़ेगी, कम उड़,
एनर्जी कम कैसे होती है? या तो प्रेशर बढ़ा के कैप टाइट बंद कर दी, जो होती है, और दूसरा क्या, कैप क्या कर लेगी, तुमने गर्म कर दिया उसको, तो ठंडा करके। जितना ठंडा उतनी गैस डिसॉल्व। व्हाई? बिकॉज वेरी ऑब्वियसली डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। गैस ठंडी होगी तो डिसॉल्व होगी। ठंडी होने का मतलब क्या है? इसकी हीट बाहर निकालो, इसकी एनर्जी कम करो। एनर्जी ज्यादा है तो गैस तो दौड़ेगी, दौड़ेगी तो आपके ढक्कन की सील तो मिनट में टूट जाएगी। रख लो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आजकल की धूप में, और उसके बाद देखो उसमें क्या बचता है। राइट, बॉटल नहीं टूटेगी लेकिन फिज सारा निकल जाएगा, CO2 सब निकल जाएगा, क्योंकि गैस इतने हाई टेम्परेचर पर नहीं रह सकती, वो जगह छोटी सी बना लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यहां पर आपको ये बात समझना है, गैशियस सॉल्यूशंस में नो बडी विल टेल यू इट इज एक्सोथर्मिक। ये मैंने लिखा है अभी, क्योंकि मेरे को उस सवाल का जवाब देना जो सवाल आ रहा है, वाई दीज कोल्ड ड्रिंक्स आर सर्व्ड चिल्ड, या गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन वाटर पे क्या होगा विद द टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज एक्सप्लेन्ड इन दिस वे। सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस लिक्विड से बाहर भागेगी, उल्टा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मींस गैस डिसॉल्व नहीं, गैस बाहर निकलना शुरू होगी, अनडिसॉल्व होना शुरू होगी। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑलवेज। क्यों अब मैं ऑलवेज बोल पा रही हूं? क्योंकि मुझे पता है गैस की बात हो रही है, गैस वाला रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक है, तो मैं यहां पर ये टर्म यूज कर पाऊंगी, दैट इज ऑलवेज। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? समझ सकते हैं इस चीज को? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये है आपके लिए जो आपको ध्यान देना है। ये थी आज की क्लास। इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैं बता भी दूं तो मैं खत्म नहीं कर सकती थी, उस पर अगली पूरी क्लास जाएगी, न्यूमेरिकल शुरू होंगे अगली क्लास से। वैसे पूछ रही हूं, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर क्या असर डालता है? प्रेशर बढ़ाए जाओ, गैस और सॉल्युबल होती जाएगी, होती जाएगी। ठीक है, अब मेरे को मेरी क्लास से, मैं पढ़ा नहीं रही प्रेशर वाला, एयर की कॉम्पोजिशन बताओ मेरे को। गैस है ना, एयर की कॉम्पोजिशन 80%। दिस इज व्हाट? बाय मास, बाय वॉल्यूम, बाय मोल, व्हाट? अगर 100 ग्राम एयर है, आर यू श्योर? ये जो हम 80% नाइट्रोजन बोलते हैं, ग्राम्स में बोलते हैं? नहीं, परसेंट पर 100, इट इज नॉट ppm। ये मैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा का सवाल है, मुझे भी नहीं आता, मैं तो पूछ रही। बाय वॉल्यूम, ओके, एनीवन एल्स? एक तरफ से आया बाय वॉल्यूम। 80% इस रूम का वॉल्यूम नाइट्रोजन ने घेरा हुआ है, 20% ऑक्सीजन ने। कभी सोचा भी है ये 80% और 20 बोलते हैं, बाय वॉल्यूम बोलते हैं, बाय मास बोलते हैं, व्हाट? एक तरफ से वॉल्यूम आ गया, कॉन्फिडेंट सा तो पकड़ लिया, कोई उसको काटना चाहे तो कहीं से कुछ लॉजिक ढूंढ के, लिंक ढूंढ के। मैंने टेस्ट देना है, मैं पिछला भुला रही हूं, अगला खड़ा कर रही हूं कंफ्यूजन, ताकि पिछला भूलें हम बच्चों। तो फिर क्या कर क्या रहे हैं हम? इट इज बाय वॉल्यूम। अच्छा, एक और चीज बताओ, स्टैंडर्ड नहीं, कोई भी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर दो गैसेस के वॉल्यूम, मतलब एवोगैड्रो लॉ याद है? क्यों सिंपल करूं लैंग्वेज? सेम टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि PV इज इक्वल्स टू nRT। ये सेम और R कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू n। तो जब मैंने पूछा ये किस रिस्पेक्ट में है, बाय वॉल्यूम के अलावा एक और चीज क्या आप मेरी क्लास एज्यूम कर लेगी? ये तो परसेंटेज ऑफ मोल्स भी है। जो वॉल्यूम का रेशो या जो वॉल्यूम की परसेंटेज है वही मोलर परसेंटेज भी हो सकती है, हाँ या ना? ये आपसे खुद से एक्सपेक्टेड था, बट बुक्स की बात माने, क्वेश्चंस की बात माने तो ये आपसे एक्सपेक्टेड होता है, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने बता दिया।
कि कोई तो भूला बैठा होगा कि अचानक से कोई पूछ ले तो आपको अच्छा खासा आया कॉन्सेप्ट में, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, बोले कि नहीं बोले, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। दिस इज वॉट नाउ यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर, जितना बोलोगे उतना याद रहेगा। तो अब मेरे पास परसेंटेज ये किसकी है, यस बाय वॉल्यूम भी यही है, बाय मोल भी यही है। फिर मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का कितना होगा, है 0.8। जब मेरे को पता है परसेंट, तो मोल में मैं पर में लाऊंगी तो पॉइंट यहां लगा दूंगी, 0.8 नाइट्रोजन का, 0.2 ऑक्सीजन का। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट स्पीशीज डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने बन जाएंगे, 1, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज माय मोल फ्रैक्शन। तो यानी अगर एयर का मैं आपको मिक्सचर और सोल्यूशन के तौर पे दूं तो ये चीज हमेशा टिप्स पे हो। यही बेसिक फंडामेंटल हम मिस करते हैं, जो हमारे टफ जेई नीट के क्वेश्चंस हैं उसमें हमें लंबा टाइम लगता है। तो अगर मेरे को पहले से ही पता है 80% 20%, मतलब 80% वॉल्यूम भी है और 80% मोल रेशो भी है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी, मतलब मोल फ्रैक्शन भी सेम ही होगा। तो क्या अब हमेशा याद रहेगा मेरी क्लास को, एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है, तड़ाक से 0.8। कैलकुलेट नहीं करेंगे, कम से कम 1 से 1.5 मिनट बचाएंगे। डन। तो यहां मेरी आज की क्लास एंड होती है। अगली क्लास में इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हेनरी लॉ आएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। प्लीज मोल फ्रैक्शन को तैयार करके आइएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। 2 मिनट लीजिए, रिवाइज करिए, किसी का कुछ छूट गया तो मैं दोबारा दिखा सकती हूँ। टेस्ट पेपर आ रहा है आपके पास।